ये बताइए आप से मैं पूछना चाहता हूँ कि बतौर एक बिजनेसमैन के, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के, एंटरप्रेन्योर के, ये इकॉनमी की सूरत हाल को आप कैसे से देखते हैं? क्योंकि बड़ा हुकूमत ने आपको एंगेज करने की भी कोशिश की है, आपसे मुज़ाकरात भी हुए हैं, कुछ नैब भी आपके पीछे से हटाई है, आपसे मुराद है कि जो पूरे तबके की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छे सिग्नल नहीं मिल रहे। शब्बरज़ादी साहब का इस तरह जाना और दीगर मामलात में शॉर्टफॉल, फिर आवाम की महंगाई, तो ये आप किस तरह इस सारे मामलात को समेटेंगे? देखें, आपने एक साथ सारे सवाल कर दिए, कोशिश करता हूँ सबका ही जवाब दे दूँ। मैं सिर्फ आपको दो चार चीज़ें जो कहूँगा जो बहुत अहम है। हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम कलेक्शन करने के लिए सख्ती ज़्यादा करते हैं, इदारों को पावर ज़्यादा दे देते हैं, उसकी वजह से, उन पावर की वजह से करप्शन बढ़ जाती है, कलेक्शन कम होती है। मेरा ये ख्याल है कि जो है बिहार में जो बंदा सबरजेदी साहब या जो भी आए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि बिहार के लोगों के पास या किसी और भी इदारों के पास, मैं समझता हूँ पावर ज़्यादा, अनलिमिटेड पावर इनके पास नहीं होनी चाहिए। उसकी मिसाल आप जाके देखें, परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा था। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर इस पॉलिसी पे जाएंगे तो हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं महंगाई की, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स कलेक्शन आगे बेहतर होगा, क्योंकि आपकी जितनी भी गाड़ियों की जो सेल थी वो काफ़ी गिरी थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो हमें पता चला है कि गाड़ियों की इन्वेंट्री जो मार्केट में थी तकरीबन बिक चुकी है, और पहले की तरह अब गाड़ियों पे ऑन भी शुरू हो गई है, मतलब जिसको हम ब्लैक कह सकते हैं या ऑन कह सकते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि गाड़ियों ने, कार मैन्युफैक्चर ने अपनी प्रोडक्शन कम की है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि क्या गाड़ी मार्केट में नई आई है, और इस वक्त महीने की 1000 गाड़ियां वो बेच रहे हैं, और 1000 गाड़ियों का मतलब ये हो गया कि 5 अरब रुपए की सेल उनकी मंथली है, और साल की 60 अरब रुपए की। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम महंगाई की बातें कर रहे हैं, हमने अपना करेंसी को डीवैल्यू किया है, तो ये बाय डिज़ाइन हमने किया है ताकि लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो। और ये नहीं है कि कोई ये गवर्नमेंट ने आके सारा 33% डिवैल्यूएशन में 16.5-17% इमरान खान की गवर्नमेंट ने डिवैल्यू किया है, और उसके पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने 16.5% डिवैल्यू किया। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाती है, आपका पाम ऑयल महंगा हुआ है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट करते हैं। जी। इसके अलावा आप ये देखें कि आपने वीट की प्राइस आपकी जो बढ़ी है, आप क्यों कहते हैं कि ये वीट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? मेरा नहीं ख्याल है कि जब आपकी रुपी 155 पे है, और अगर आप वीट को इंपोर्ट करेंगे तो आज आपका वीट 50 रुपए में आपको पड़ेगा, और अगर आप शुगर इंपोर्ट करेंगे तो 80 रुपये 82 रुपये की पड़ेगी। तो हमें हकीकत पसंद बनने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि इसका बेनिफिशियरी कौन है ये प्राइस बढ़ने का? डायरेक्टली फार्मर्स को पैसा जाएगा। अगर वीट ज़्यादा महंगी बिकती है, फार्मर को पैसा मिलेगा। कॉटन महंगी बिकती है, फार्मर को पैसा मिलेगा। शुगर केन महंगी बिकी है, फार्मर को फायदा है। जी। राइस महंगा बिका, फार्मर को फायदा है। तो मैं ये कहता हूं कि और पाकिस्तान में रूरल एरिया तकरीबन 15 करोड़ लोग हैं, और रूरल एरिया में तो पैसा जा रहा है। अब रहा अर्बन एरिया का, तो हाँ ठीक है, उनको इफेक्ट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी उनके लिए सब्सिडी दे रही है। और आप ये देखें कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने GIDC कम किया है। अब GIDC कम करने की वजह से यूरिया की प्राइस भी नीचे आएगी, ये भी बेनिफिट होगा, और इकोनॉमी में अचानक बेहतरी आ सकती है, क्योंकि हम ये देखें कि हमारा रुपी स्ट्रांग हुआ है। जब स्ट्रांग रुपी होता है तो आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आती है। और मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट का सही यूज होना चाहिए। वहाँ बैठ के अगर ये आपस में एक दूसरे से दोस्ती करें और ये सोचे कि हमने ये 22 करोड़ आवाम के लिए काम करना है, जिनके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर खतरात हैं भी, तो हम मिल के इनको इन खतरात से निकालेंगे, लोगों में आसानी लाएंगे। तो ये सारे काम पार्लियामेंट में बैठ के होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल पे ये आपस में लड़ रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि 22 करोड़ आवाम के लिए अब आपको लड़ने की जरूरत है। जी ठीक।
डैडी साहब, अभी आपने कहा जो एक्सचेंज रेट है, रुपये को डी वैल्यू किया गया और रुपया, आपको लगता है कि क्योंकि बहुत से मईशतदान ये कहते हैं कि अभी रुपये अंडर वैल्यूड है, आपको लगता है कि रुपया अपनी सही जगह पे है? और दूसरा जो आप इसके इफेक्ट्स बता रहे हैं जी आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, रुपये आज अंडर वैल्यू है, लेकिन रुपये जब ओवर वैल्यू था तो हमें नुकसान हुआ उसका, हमारी एक्सपोर्ट उसकी वजह से नीचे आई। आज आपने कम से कम रुपये को स्टेबल किया है या रुपये को अंडर वैल्यू रखा है, और अंडर वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये समझ लें कि इस वक्त एक्चुअल वैल्यू रुपये की 150 रुपये होनी चाहिए, तो 150 की जगह 155 है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के टी बिल में बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसको भी लोग, मैं समझता हूँ कि बाद दफ़ा मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप टी बिल में पैसा लगा रहे हैं, ये तो अचानक निकाल के ले जाएंगे। तो भाई इन्वेस्टर को कभी भी आ सकता है, कभी भी वापस चला जाएगा। अगर वो पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो जब चाहे वो निकल सकता है पोर्टफोलियो में से। अगर लेकिन कम से कम टी बिल में तो उसको 3 महीने या 6 महीने बाउंड होना है ना, कि वो रहेगा। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव बातें करें। मैं ये समझता हूँ कि ये इकोनॉमी बहुत बुरी कंडीशन में थी, उस बुरी कंडीशन से अब हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। हमारे रेवेन्यू टारगेट भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि टारगेट पूरा अचीव ज़रूर नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो वो टारगेट बहुत ज्यादा है। जी 15 नहीं है कि रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हो रहा। जी सही है। दूसरी बात आप ये देखें कि आपके मुल्क इस वक्त मॉनेटरी टाइटनिंग में है, हायर इंटरेस्ट रेट में हम चले गए हैं। हायर इंटरेस्ट रेट में उमूमन ग्रोथ कम होती है, तो आपकी ग्रोथ भी कम हुई है, उसके बावजूद भी आपके जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है ये मुनासिब है। अगर हम कोशिश करेंगे, हम मिलजुल के बैठेंगे, शोर शराबे से बाहर निकलेंगे। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि चीनी की प्राइस 80 रुपये हो गई। अरे भाई, अगर 230 रुपये गन्ना खरीदोगे और 13 रुपये अगर सेल टैक्स आप दोगे तो फिर प्राइस तो सही है। अगर तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये प्राइस कम हो सकती है। इन मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आपको लोगों की इनकम बढ़ानी है। आपने रूरल एरिया की इनकम बढ़ा दी है, अर्बन एरिया के लिए अब आप काम करें, यूटिलिटी को फाल करें, तंदूर को आप सिस्टम में लाएं ताकि उनकी महंगाई आम आदमी को ज्यादा इफेक्ट ना करे, और आप डेवलपमेंट के प्रोग्राम लाएं, हाउसिंग की तरफ फोकस करें। गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएगी तो मुल्क इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल से निकलेगा, और ये अर्बन एरिया के लोग जो महंगाई का शिकार होंगे, मैं समझ रहा हूँ वो कंपनसेट हो जाएंगे। और अगर हम नेगेटिव बातें करते रहेंगे और जी प्लीज मैं डैडी साहब ये कह रहा था कि बातें तो आप ठीक कह रहे हैं सारी, लेकिन खान साहब कहते हैं यार ये कीमतें वीमतें ये तो माफियाज हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये माफियाज बढ़ा रहे हैं, शुगर माफिया, गंदम माफिया और पता नहीं कौन कौन से माफिया हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। दूसरे आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, एक्सपोर्ट्स तो थोड़ी सी बढ़ी हैं और वो भी नीचे आ गई हैं। इतनी डिवैल्यूएशन 40% करने के बावजूद, तो क्या हमने फ़ायदा क्या हुआ कि महंगाई भी हुई और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी? इसकी देखिए मैं आपकी वजह बताता हूँ। खान साहब जो कह रहे हैं ना, वो अपनी जगह ठीक बात कर रहे हैं कि वो ये कैसे हैं कि जब वीट हम 34 रुपए में दे रहे हैं तो आटा महंगा क्यों हो गया? तो आटा मिडलमैन पैसा खा गया ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मिडलमैन कम से कम प्रॉफिट ले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पास जो वीट पड़ी है, अगर 34 की पड़ी है, हम उसकी प्राइस 40 रुपए कर दें ताकि ये मिडलमैन ज्यादा बेनिफिशियरी ना हो। और गवर्नमेंट सही सोच रही है कि गवर्नमेंट आटा वीट दे रही है 34 रुपए में, वो आटा मिल नहीं रहा। चलो 34 रुपए का आटा अगर 42 रुपए में, 44 रुपए में मिल जाए, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट उसकी बढ़ चुकी है, $180 की वीट $240 पे जा चुकी है, तो मिडलमैन क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है। तो वो मिडलमैन उसका बेनिफिशियरी है। जो मैं समझता हूं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम मिडलमैन को पैसे ना बनाने दें। एक हद तक छोटी मोटी अमाउंट वो जरूर बनाए, लेकिन गवर्नमेंट के पैसे से वो ये ना करे कि ज्यादा बेनिफिशियरी हो। तो ये तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में ठीक करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। जी अकील साहब, मैं ये कह रहा था कि ये बातें तो आपकी दुरुस्त हैं। एक बताइए कि क्या मईशत का पहिया चल पड़ा है या अभी नहीं चला, और अगर नहीं चला तो क्यों नहीं चला? इसी तरह क्या वजह है, आप तो कराची में बैठे माशाल्लाह, ये स्टॉक एक्सचेंज क्यों नीचे जाई जा रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपकी उसकी वजह बता देता हूँ। मार्केट में मैंने आपको अभी ऑटो का बताया,
आप ये देखें ऑटो की सेल बढ़ी है, आप ये देखें सीमेंट की सेल बढ़ी है, आप ये देखें कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ा है। तो सेल तो बढ़ी है लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये प्रॉफिटेबिलिटी लंबे अरसे तक कम रहेगी। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये भी बताया था कि भाई आप जो इन्फ्लेशन के नंबर देते हैं उसमें आप रेंटल इंक्रीज जो दिखाते हैं उसको हम इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हाउसिंग या रेंटल नीचे आए, ऊपर नहीं गए। तो ये मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसको फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर ये इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े बहुत नीचे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है और इसकी एक्टिविटीज बढ़ सकती है। और जो आप ये कह रहे हैं कि मईशत स्लो है, मईशत स्लो ज़रूर है लेकिन काम अभी भी हो रहा है। आपके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिले हुए लोगों को, लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं, लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट ढूंढ रहे हैं। मैं वो एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगी। मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या गाड़ी को आए हुए लंबा अरसा नहीं हुआ, इस वक्त वो 1 महीने में 1000 गाड़ी बेच रहा है, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है उनकी। जी। और ये पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज अब बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये आप आने वाले दिन में देखेंगे कि ये जो रेवेन्यू टारगेट आपने अचीव किया है उसमें कस्टम रेवेन्यू आपका काफी नीचे आया है, उसके बावजूद भी आपका रेवेन्यू टारगेट लास्ट ईयर से बेहतर है। ये चीज भी इंडिकेट करती है कि आपकी इकोनॉमी राइट साइड पे जा रही है। हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि 18 महीने में 70 साल के बिगाड़ को आप ठीक कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारी इनसे चीजें सही हुई है, 2-4 गलतियां भी हुई है, और ये हमें टाइम इनको देना चाहिए ताकि ये एक्टिविटीज के साथ साथ इनको चांस मिले अपनी गलतियों को सुधारने का। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी मिडल में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी फार्मर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। या जो पब्लिक है वो होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब का, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिजनेस मिडलमैन को कंट्रोल करना किसका काम है? अगेन क्वेश्चन कम्स ऑन गवर्नेंस। निजाम साहब, गवर्नेंस बेहतर होगी तो मिडलमैन का रोल जो है वो भी के मुताबिक। तो ब्रेक के बाद जरा इसी से मुतालिक मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।